आज हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। क्लियर है? रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमें पढ़ना क्या है पहले वो समझते हैं, या यूं समझें, ध्यान देंगे मेरी बात। रक्त का काम क्या है पहले वो जानना आवश्यक है। रक्त परिसंचरण मतलब आपके शरीर के अंदर जो रक्त है वो किस तरीके से पूरे शरीर में संचरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हमें उसे पढ़ना है रक्त परिसंचरण के अंदर। क्लियर है? तो कैसे जाता है उसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर में ये जो रक्त है इसका काम क्या है, रक्त का काम क्या है यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो रक्त का कार्य है पहले उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जब आप खाना खाते हो तो वो खाना पोषक तत्व के रूप में परिवर्तित होता है। अब आप देखिए, आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी की आवश्यकता है कि नहीं? तो वो जो एनर्जी है कोशिका तक पहुंचेगा कैसे? जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट पहुंचेगा कैसे? यही रक्त लेके जाएगा। तो खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट उससे निकलता है वो न्यूट्रिएंट हमारा रक्त लेकर के प्रत्येक अंग के पास पहुंचता है, प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचाता है। पहला काम। अब जब न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है कोशिकाओं के पास तो ध्यान देंगे कोशिकाएं उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर कोई गाड़ी का इंजन पेट्रोल वर्जन है और उसमें अगर आप डीजल डाल दो तो चलेगा नहीं। उसको क्या चाहिए? ईंधन। भले ही वो एनर्जी है लेकिन उसे चाहिए वही रूप जिसे वो एक्सेप्ट कर पाता हो, है ना। तो एक्सेप्ट जो हमारी कोशिका है वो कोशिका उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसको वो परिवर्तित करती है अपने रूप में। परिवर्तन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। समझ पा रहे हैं? तो कोशिका को जीवित रहने के लिए आपके प्रत्येक अंग सही तरीके से काम करें, इसके लिए आवश्यक यह है कि कोशिकाओं को पोषक तत्व मिले और साथ में उन्हें ऑक्सीजन मिले। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम रक्त का है। दूसरा काम क्या है कि कोशिका को जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन पहुंचाना उसका काम है। और जब क्रिया करने के पश्चात वो कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस और जो वेस्ट मटेरियल है जो छोड़ देगी उसको बाहर मिलाने का काम किसका है? रक्त का है। और काम क्या है? आपके शरीर के कुछ अंगों को स्पेशल हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। उन हार्मोन्स को उन अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड का है। क्लियर है? इसके अलावा आपका जो उपापचय की क्रिया है उसके लिए कुछ इंटरमीडिएटरी की आवश्यकता होती है। आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। उपापचय की क्रिया जो होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ मध्यस्थता की जरूरत होती है, बिना उसके उपापचय नहीं होता है। तो जो इंटरमीडिएटरी जो सब्सटेंस है उसको भी पहुंचाने का कार्य यही ब्लड करता है।
तो ब्लड का प्रमुख काम शरीर के अंदर जो भी जहां भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए उसको पहुंचाने का काम करता है, और शरीर के किसी भाग में जो वर्ज्य पदार्थ है उसे भी वो बाहर लाने का काम करता है। बात समझ पा रहे हैं हमारी? तो ये रक्त का बेसिक काम है। अब ये रक्त पूरे शरीर के अंदर कैसे परिसंचरित होता है, कैसे सर्कुलेट होता है, उसे हमें पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर है? चले आगे। अब और देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें इम्तिहान में सवाल कहां कहां से पूछता है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ब्लड पूरे शरीर में आ जा रहा है, तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा है, संगठन कैसा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं हम। मतलब उसके बारे में इम्तिहान में पूछा जाता है कि ब्लड के कंपोजिशन से सवाल उठते हैं। क्लियर है? ब्लड को ध्यान देंगे, हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य पंपिंग स्टेशन है, जहां से पंप होता है रक्त, वो आपका हार्ट है। तो हार्ट से सवाल उठता है आपके एग्जाम में। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, आपके शरीर के अंदर रक्त ले आने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं, उन्हें हम धमनी और सिरा कहते हैं। शुद्ध रक्त लेके जाती है धमनी, अशुद्ध रक्त लेके जाती है सिरा। तो धमनी का पूरा तंत्र क्या है, सिरा का पूरा तंत्र क्या है, वहां से भी आपके इम्तिहान में सवाल पूछता है, और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम से भी सवाल पूछता है। तो बेसिकली हमें पूरा जो पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, वो 5 चीजें आपको पढ़नी है। पहला कि रक्त का कंपोजिशन, ब्लड कंपोजिशन क्या है ना? वहां से जो सवाल उठता है हम लोग डायरेक्ट उसी पे फोकस करेंगे। बस ध्यान दीजिए यहां पर कि हम लोग यहां पर बस इम्तिहान के दृष्टिकोण से फोकस्ड चीजें पढ़ेंगे। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है, वहां से जो सवाल उठता है उसको पढ़ेंगे। हृदय कैसे कार्य करता है, पूरा ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है, यहां से जो सवाल उठता है उसको पूछेंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे शरीर में आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनका जो सिस्टम है, कैसे डेवलप हुई हैं, है ना, उसको पढ़ेंगे। फिर वेन सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी सिराओं के सिस्टम को पढ़ेंगे, और लसिका को पढ़ेंगे, लिम्फ सिस्टम को पढ़ेंगे, लसिका तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है? इससे जो सवाल आएगा उसको पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली इस पर, हृदय पर, और हृदय से कैसे पूरे, मतलब किस तरीके से पूरा रक्त परिसंचरित होता है, ये इनकी क्रिया विधि पूरा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? हृदय और इसकी पूरी क्रिया विधि पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम लोग धमनी तंत्र, सिरा तंत्र, लसिका तंत्र और ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। ध्यान देंगे मेरी बात कि पढ़ना क्या है वो क्लियर हो चुका है, उद्देश्य क्या है पढ़ाई का वो भी क्लियर हो चुका है, कि रक्त का प्रमुख काम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीजें एक जगह से दूसरे जगह रक्त शरीर के अंदर चाहिए होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना रक्त का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है? तो कैसे क्या होगा उसको आइए समझते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। बड़ा बेहद आसान सा है। हुआ ये कि अभी इसके पहले मैंने पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन हुआ ये कि वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हुआ कि सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ और फिर वो करप्ट हो गया, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो कुछ छोटा रहे आज का, है ना? ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर अब समझिए कि आपके शरीर के अंदर
जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जब वो मिलती हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है, और जब ऊतक मिलते हैं तो उन्हें अंग कहा जाता है, और अंग से मिलकर के जीव बना है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। कोशिका अपना जीवन जीने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी उसे पोषक तत्वों को वो ऑक्सीजन के माध्यम से परिवर्तित करके एनर्जी लेती है कोशिका। तो जब वो क्रिया कर रही होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और इस प्रकार वो रक्त जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और वो रक्त अशुद्ध हो जाता है। क्लियर? तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग, आपके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त निकल रहा है। अब वो अशुद्ध रक्त को रक्त वाहनियां, जो रक्त लेके जाने वाला है, रक्त वाहनियों के माध्यम से उसे हृदय तक पहुंचाया जाएगा, अशुद्ध रक्त को। ठीक है, ध्यान देंगे, अशुद्ध रक्त को लेकर के चलने का काम सिरा का है। क्लियर? एक बार मैं देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं पता लगे कि फिर से करप्ट हो जाए। हाँ, ध्यान देंगे कि जो स्थिति बन रही है वो ये कि आपके शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त सिरा लेकर के चलती है। अब वो सिरा अशुद्ध रक्त लेकर के हृदय में पहुंचाएगी। ध्यान देंगे मेरी बात, अशुद्ध रक्त निकलेगा और सिरा में आएगा, सिरा से ये हृदय में आएगा। ठीक? हृदय जो है इसमें 4 खांचे होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान देंगे, जो चैम्बर है इसके इधर राइट चैम्बर है, इसके इधर लेफ्ट चैम्बर है। जो राइट चैम्बर है, ध्यान देंगे, इसके इधर राइट चैम्बर, इसके इधर लेफ्ट चैम्बर, और यहां से 2 इधर 2 उधर। तो ऊपर वाला जो है 2 चैम्बर उसे हम लोग आर्ट्रियम यानी आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल यानी कि निलय कहते हैं। ऊपर वाले को आर्ट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ऊपर वाला आलिंद है तो इधर वाला को दाहिना आलिंद और इधर वाले को बायां आलिंद। नीचे वाला निलय है तो इधर वाला दाहिना निलय, इधर वाला बायां निलय। समझ पा रहे हैं बात हमारी? ऐसे आप देखोगे मुंह करके तो इधर वाला दाहिना हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे सीधा सामने खड़े होकर के देखो तो ये राइट है, इधर लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट, तो राइट आलिंद, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद ऊपर है, नीचे दाहिना निलय, बायां निलय है। 4 चैम्बर है। ठीक है? रक्त सबसे पहले, ध्यान देंगे, दाहिने आलिंद में, रक्त सबसे पहले दाहिने आलिंद में पहुंचता है, और ये जो दाहिने आलिंद में पहुंचता है वो अशुद्ध रक्त होता है। ध्यान देंगे, सारे अशुद्ध रक्त, छोटी छोटी जो वाहिनियां हैं, छोटी छोटी जो सिराएं हैं, उनसे आकर के हृदय से जो जुड़ी हुई महाशिरा है, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा है, इससे आकर के सारी सिराएं जुड़ जाती हैं, और सारी सिराएं अपना अशुद्ध रक्त ला करके इन सिराओं में डाल देती हैं, अग्र और पश्च सिरा में। और अग्र और पश्च महाशिरा रक्त ले करके कहां आ जाता है? हृदय के दाहिने आलिंद में लेकर के आ जाता है। अब जब ये दाहिने आलिंद में आया तो ध्यान देंगे मेरी बात कि दाहिने आलिंद में आने के पश्चात ये जब फुल हो जाएगा, जब भर जाएगा,
और प्रेशर जब बढ़ने लगेगा तो ये यहां पर एक वाल्व होता है, एक वाल्व होता है। जो वाल्व होता है वो ऐसे खुलता है, पीछे की ओर नहीं खुलता है। वाल्व है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी गेट होते हैं जो आप ऐसे इधर खुलता है लेकिन पीछे की ओर नहीं खुलता है, ठीक है। ये यूं खुलेगा और फिर ऑटोमेटिक यूं बंद हो जाएगा, लेकिन पीछे की ओर नहीं खुलेगा, ऐसा है ये वाल्व। तो ध्यान देंगे, हृदय जो है वो धड़कन करता है। ये देखिए, एक ऐसे संकुचित होता है, फिर शिथिलन में आता है। संकुचित होगा, ऊपर नीचे दोनों भाग का भाग संकुचित होगा, फिर उसके बाद फिर ये शिथिलन में आएगा। संकुचित होगा, शिथिलन में आएगा। रक्त यहां पर क्या हो गया है, जब फुल हो गया और उसके बाद ये ऐसे संकुचित हुआ तो यहां प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये गेट खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा, वाल्व, ठीक है। ये जो वाल्व खुल जाएगा तो जो अशुद्ध रक्त आलिंद में था, आर्ट्रियम में था, वही अशुद्ध रक्त आ जाएगा कहां पर, वेंट्रिकल में, यानी कि निलय में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? अशुद्ध रक्त अब दूसरे चैम्बर में आ गया, निलय में आ गया। कौन से निलय में? दाहिने निलय में आया है। अब देखिए, यहां पर भी जब रक्त ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद जब यूं ऐसे ये प्रेशर ऐसे, जब ये ऐसे ये प्रंकुचित होगा तो यहां से प्रेशर बढ़ेगा। और अब देखिए, यहां से फिर ब्लड निकलना शुरू होगा। अब ये ब्लड किधर से निकलेगा, ध्यान देंगे, यहां से देखिए एक रास्ता बना हुआ है, ये एक नली है। यहां से ये नली रक्त को लेकर के हृदय से बाहर चली जाएगी। रक्त हृदय में आया, जब पहली बार आया तो दाहिने आलिंद में आया, फिर दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में आया, दाहिने निलय से रक्त बाहर चला गया। कहां चला गया? फेफड़े में। रक्त हृदय से बाहर निकलते हुए लंग्स में आ गया, फेफड़े में आ गया। ये जो नली लेके जा रही है इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुफ्फुस महाधमनी कहते हैं। क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, धमनी कहते हैं। ये धमनी अशुद्ध रक्त, देखिए शरीर से जो रक्त अशुद्ध आया था वो यहां पर आया था, वही रक्त यहां आया, वही रक्त यहां से पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी लेके चली जा रही है। कहां पर? लंग्स में लेके चली जा रही है, फेफड़ों में लेके चली जा रही है। अब जब ये फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े में ये रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन पाएगा, और जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ देगा फेफड़े में। तो वो रक्त अब शुद्ध रक्त हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गया और ऑक्सीजन उसमें आ गया, तो वो रक्त अब शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड हो गया। अब देखिए, वो प्योर ब्लड फेफड़े से अब फिर से कौन ले जाएगा? तो फेफड़े से जो रक्त वाहिनी है वो पल्मोनरी वेन है। फेफड़े से रक्त को ले आने वाली जो ले आने वाली पाइप है, जो नली है, उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। वेन मतलब सिरा। क्लियर है? ध्यान देंगे, पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त फेफड़े से लेकर के बाएं आलिंद में आएगी। बाएं आलिंद में जब ये रक्त आएगा तो रक्त शुद्ध हो चुका होगा। क्लियर? शुद्ध रक्त जब आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में, और जब मात्रा बढ़ जाएगी
रक्त की, तो फिर ये आलिंद ऐसे जो है प्रंकुचित होगा। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे जब प्रंकुचित होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहां देखिए जो वाल्व लगा है ये वाल्व खुल जाएगा और रक्त जो है ये यहां पर चौथे चैम्बर में आ जाएगा। जब चौथे चैम्बर को जो यहां पे है इसे हम क्या कहेंगे, बायां निलय कहेंगे। बाएं निलय में आ गया। पहले इसके पहले बाएं आलिंद में आया था, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ गया। क्लियर। अब देखिए बाएं निलय में जो रक्त है, ये रक्त जब मात्रा बढ़ेगी और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रक्त यहां से निकलता हुआ फिर बाहर जाएगा। तो देखिए ये रक्त यहां से निकलता हुआ इस रास्ते से बाहर जा रहा है। क्लियर है। और इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल करके शरीर के पूरे भाग में फैल जाएगा। क्लियर है। यही पूरा का पूरा सिस्टम है। समझते हैं इसको, फिर से देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके शरीर की कोशिकाओं में क्रिया के पश्चात रक्त अशुद्ध हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जम जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। वो अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से, ध्यान देंगे किसके माध्यम से, सिराओं के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से होते हुए आपके हृदय में आएंगी। हृदय में दाहिने तरफ आएगा। दाहिने आलिंद में सबसे पहले आएगा, फिर दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में आएगा और दाहिने निलय से फिर ये हृदय से बाहर हो जाएगा। हृदय से बाहर फेफड़े में चला जाएगा। क्लियर। जब ये फेफड़े में जाएगा तो ले जाने वाला कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस महाधमनी, वो उसको लेकर के चला जाएगा बाहर। अब जब ये ऑक्सीजन, मतलब जब ये रक्त चला जाएगा फेफड़े में, तो फेफड़े में ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं छोड़ देगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। और जब रक्त शुद्ध हो गया तो वही रक्त को फेफड़े से, ध्यान देंगे, उसी रक्त को फेफड़े से लेकर के बाएं आलिंद में, दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त आया था, अब बाईं तरफ आएगा। बाईं तरफ जो रक्त आएगा वो फेफड़े से आएगा, फेफड़े से होकर के आएगा। जब फेफड़े से होकर के आएगा तो शुद्ध रक्त आएगा। शुद्ध रक्त पहले बाएं आलिंद में आएगा, लेकिन लाएगा कौन, इस बात को ध्यान रखना, लाएगा कौन, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। सिरा, महासिरा, जो फुफ्फुस महासिरा है वो लेके आएगी। क्लियर। वो जब लेके आएगी तो यहां पर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर वो फिर से जो है नीचे की ओर जाएगा, निलय में जाएगा, और निलय में जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो निलय से रक्त निकल करके पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पहुंच जाएगा। ये है इसका क्रिया विधि। तो देखिए शरीर के समस्त ऊतक से अशुद्ध रक्त निकला, सिरा में आया, सिरा से अग्र और मध्य सिरा, अग्र और पश्च, है ना, अग्र और पश्च सिराएं, ध्यान देंगे, अग्र और पश्च सिराएं हैं ये, और ये यहां से होते हुए सारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आएगा। दाएं आलिंद से यहां आया, यहां मतलब दाएं निलय में आया। दाएं निलय से देखिए ये वाला है, ये पल्मोनरी महाधमनी, ये लेकर के कहां चली जाएगी, फेफड़े में चली जाएगी। फेफड़े में जब आएगा तो रक्त, अशुद्ध रक्त आ रहा है, लेकिन जब यहां से निकलेगा तो शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा यहां पर तो इसको कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी सिरा लेके जाएगी। पल्मोनरी सिरा कहां ले जाएगी, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बाएं आलिंद में ले आएगी, बाएं आलिंद में लाएगी। बाएं आलिंद से फिर कहां आएगा, बाएं निलय में आएगा, और ये रक्त कैसा हो चुका होगा, ये रक्त शुद्ध रक्त हो चुका होगा। क्लियर है। और ध्यान देंगे
बाएं निलय से ये रक्त निकलेगा और पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। और ये जो लेके जा रहा है, ये जो बाएं आलिंद से बाएं निलय से रक्त को ले जा रहा है, ये जो नली है, इसे सिस्टेमिक महाधमनी कहते हैं। सिस्टेमिक महाधमनी कहते हैं। तो सिस्टेमिक महाधमनी से ये बाहर निकलेगा हृदय से, और उसके बाद छोटी छोटी जितनी धमनियां हैं उन धमनियों को रक्त बांट देगा और वो रक्त पूरे कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये धमनी फिर से शरीर के कोशिकाओं को, ऊतकों को मिल गई। क्लियर है? शुद्ध रक्त मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में जो ध्यान देना है वो ये कि अशुद्ध रक्त लेकर सिराएं चलती हैं और शुद्ध रक्त लेकर के धमनी चलती हैं, लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद इसके दो हैं। कौन? ये देखिए, ये धमनी है। ये एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। बाकी सारी धमनियां शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, ये वाली धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। और देखिए ये एक है, ये सिरा है। सारी सिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं, लेकिन ये शुद्ध रक्त लेके आ रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त लेके जा रही है, जबकि बाकी सारी आर्टरीज जो होती हैं, बाकी सारी धमनियां होती हैं, वो शुद्ध रक्त लेके चलती हैं। और यहां पर पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त लेके आ रही है, जबकि बाकी सारी वेन्स, बाकी सारी सिराएं अशुद्ध रक्त लेके चलती हैं। यह अपवाद है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? चलें आगे, ध्यान दीजिए। अब आपका जो हार्ट है, हार्ट में आप देखिए, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे वाला भाग है। ये यूं ऐसे 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 ये क्या कर रहा है? एक बार प्रंकुचित होगा, फिर शिथिलन में आएगा, फिर प्रंकुचित होगा, फिर शिथिलन में आएगा, प्रंकुचित होगा, शिथिलन में आएगा। इस क्रिया को धड़कन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि ये जो प्रंकुचन और शिथिलन है, इससे ब्लड का प्रेशर में परिवर्तन होता है। बात हमारी समझिए कि मान लो एक थैला है ना? एक थैला है। ये थैला एक नली से जुड़ा हुआ है, पाइप से जुड़ा हुआ है, और इस थैले में मान लो कि रक्त है। ठीक? और जो पाइप इससे जा रही है, ध्यान देंगे मेरी बात, समझेंगे। पाइप के दीवारों पर, पाइप के दीवारों पर ये रक्त जो है एक प्रेशर बना रहा होगा कि नहीं? क्योंकि यहां से रक्त पाइप के माध्यम से जा रहा है, तो ये रक्त पाइप के दीवारों पर एक प्रेशर बना रहा होगा। ध्यान देंगे मेरी बात। अगर ये जो मान लो थैला है, ये थैला अगर ऐसे सिकुड़ जाए, ऐसे सिकुड़ जाए, तो ये थैला सिकुड़ने के बाद जो नली गई हुई है उस पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा रक्त का। लेकिन यही थैला अगर ऐसे फैल जाए, थैला अगर फैल जाए, तो जो नली जा रही है उसकी दीवारों पर रक्त का दबाव कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? ध्यान देंगे, ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त यहां आया, शुद्ध रक्त है। ये शुद्ध रक्त जब ये शरीर में जाने, मतलब यहां से जब ये बाहर जाएगा, तो देखिए होता क्या है कि जब यहां रक्त खूब ढेर सारी मात्रा में हो जाएगा, तो ये रक्त बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो जिस नली से, यानी जिस धमनी से निकल रहा है,
उसके दीवारों पर एक प्रेशर बनाएगा कि नहीं? उसके दीवारों पर प्रेशर बनाएगा। उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चैम्बर है, ये एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो इसमें रक्त है वो तेजी से पंप होगा, और जब तेजी से पंप होगा तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब यही चैम्बर ऐसे फैलेगा, जब चैम्बर फैलेगा तो क्या होगा कि प्रेशर यहां से जो जा रहा था ब्लड का, वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बार बार आप देखते होंगे कि जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो 2 रीडिंग ली जाती है। ठीक है, 80 120 नॉर्मल होता है। ध्यान देंगे, 120 और 80 नापने वाला जो यंत्र होता है, ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। क्लियर? और ध्यान देंगे, बोलता है कि अगर स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ शरीर है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा ब्लड का, वो जब ये ऐसे प्रंकुचित होगा, जब ऐसे प्रंकुचित होगा तो उसे सिस्टोल कहते हैं। उसका नाम है सिस्टोल। तो सिस्टोल जो होगा उस समय यहां पर जो प्रेशर आएगा इसके दीवारों पर 120 mmHg, 120 mmHg होगा। और बोलता है कि जब डायस्टोल होगा, यानी शिथिलन होगा, यानी ये जो है ये फैलेगा जब, तो यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा। जब वो प्रेशर कम होगा तो उसे हम लोग जो है वो प्रेशर आइडियल यानी आदर्श स्थिति में 80 mmHg होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर क्या है समझ में आया? मापा किससे जाता है समझ में आया? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। 120 और 80 mmHg जो है आइडियल कंडीशन है, जिसमें 120 जो mmHg है वो प्रेशर सिस्टोल का है ना? मैच करने को आता है, कहीं डायस्टोल का मैच मत कर देना। सिस्टोल जब होगा, जब प्रंकुचन होगा तो 120, और जब डायस्टोल होगा, शिथिलन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 80 mmHg। इतना प्रेशर वहां पर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात हमारी? क्लियर है? अब ध्यान देंगे मेरी बात का कि ये जो एक प्रंकुचन और एक शिथिलन, एक बार प्रंकुचित हुआ और एक बार ये शिथिल हुआ, इस पूरे को एक हार्ट बीट कहा जाता है। हार्ट बीट, हार्ट बीट सुने हैं ना? हाँ, हार्ट बीट, हृदय धड़कन। प्रंकुचन शिथिलन, प्रंकुचन शिथिलन, प्रंकुचन शिथिलन, ये इतना क्या है? एक हार्ट बीट, यानी एक हृदय की धड़कन है। ये जो प्रंकुचन शिथिलन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये एक इंसान में 72 से 75 बार 1 मिनट में होता है। 1 मिनट में 72 से 75 बार आपका हृदय धड़कता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे कि ये जो हृदय का धड़कन है, अगर आपके शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाए, आपके शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अगर अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये हार्ट बीट है ये स्लो हो जाता है। लेकिन अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो ऐसे में आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, हार्ट बीट जब कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आती है? आपके शरीर को, आपकी कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन चाहिए समय समय पर, वो सही समय पर मिल नहीं पाएगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में आपको कमजोरी महसूस होगी, तमाम समस्याएं आएंगी। तो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम आपके शरीर में बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं बैलेंस है तो आपका हार्ट रेट जो है या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है? ध्यान देंगे, जब आप दौड़ते हो,
जब आप वर्क करते हो तो उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपके शरीर की कोशिकाओं को जो है हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, तो आपके शरीर की कोशिकाओं को जल्दी 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 ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, क्लियर है? क्योंकि जब आप दौड़ते हो, जब आप काम करते हो, तो आपकी कोशिकाओं को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए हार्ट जो है समझ जाता है कि ज्यादा इसको कोशिका को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए जल्दी जल्दी पंप करो, तो हार्ट बीट अपने आप बढ़ा लेता है। वो समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो ये आपका है हार्ट बीट में। तो सोडियम पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो हार्ट बीट कम होगा, याद रखना, इम्तिहान में पूछेगा। अगर कैल्शियम बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब देखिए एक और चीज, ये जो हृदय की धड़कन है, हालांकि ये अपने आप मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हैं? अगर आपको जो है कंट्रोल करना होता तो हमको लगता है कि जैसे किसी दिन पढ़ने समय से आते हो, किसी दिन नहीं आते हो, मन किया पढ़ा, मन किया छुट्टी मार दिया। किसी दिन हृदय को अगर आपको चलाना होता तो शायद आप किसी दिन छोड़ देते हो उसको, किसी दिन बोलते चलो कल चलाएंगे, है ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, आप समझ पा रहे हैं? ध्यान देंगे, ये जो बीट कंट्रोल है, हार्ट बीट का कंट्रोल है, वो मस्तिष्क में एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर कार्डियक सेंटर होता है। वही कार्डियक सेंटर जो है आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। क्लियर? तो मस्तिष्क में हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला, या उसको मतलब एक तरह से इंडिकेशन देने वाला कि अब जो है हार्ट बीट बढ़ानी है। भाई जब आप दौड़ते हो तो हार्ट बीट बढ़ता है, कौन बढ़ाता है? कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर है कहां पर? मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं टू द पॉइंट जो इम्तिहान में पूछा जाना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा और यकीन मानिए मेरा, अगर आप पूरी क्लास कायदे से कर लिए और उसके बाद क्वेश्चन भी लगा लिए, जो क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में देता हूं, अगर वो क्वेश्चन भी आप कर लिए, यकीन मानो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हार्ट बीट होता है, एक बार की ये जो प्रक्रिया है, ये एक बार मतलब एक बार जब यहां रक्त आया और ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से फिर यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से बाहर गया, तो एक बार की जो ये प्रक्रिया है, इसमें 75 ml या 70 ml ब्लड एक बार में इसमें जाता है हृदय में, दाहिने साइड, और बाएं साइड से बाहर निकल जाता है। कितना ml? 70 ml। और एक मिनट में यह घटना लगभग 72 से 75 बार होती है। ठीक है? तो 72 से 75 स्पंदन होता है एक मिनट में, और एक बार में, एक स्पंदन में 70 ml ब्लड अंदर जाता है और फिर वही 70 ml बाहर आता है। ठीक है? तो एक मिनट में 70 ml गुणे 75 बराबर लगभग 5 लीटर प्रति मिनट आपका हृदय रक्त पंप करता है। हर मिनट में 5 लीटर रक्त आता है रक्त में, हृदय में। वो 5 लीटर पूरा रक्त निकल करके फिर फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े से वो रक्त बाएं हृदय में आता है, फिर वो बाएं से निकल करके फिर पूरे शरीर में फैलता है। देखो कितना काम आपके शरीर में हो रहा है एक मिनट में। दाहिने तरफ आया, फिर दाहिने तरफ से फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से बाएं तरफ में आया, फिर बाएं तरफ से फिर निकल करके पूरे शरीर में गया। एक मिनट में 5 लीटर। इतना बिजी है, कम से कम इसी से कुछ सीख लो कि आपके शरीर के अंदर ही कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हरदम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, एक मिनट की छुट्टी नहीं ले रहे हैं। आपके ऊपर है, आप भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, कुछ इस तरह काम करो, लगातार लगे रहो। अच्छा, आते हैं आगे, ध्यान दीजिए। तो इसे हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो लगभग 5 लीटर प्रति मिनट का होता है। चले आगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए,
यहां पर अगर आप ये समझें कि हृदय में रक्त एक बार आया, फिर गया, फिर आया, 2 बार आया, है ना। तो देखिए, चूंकि सेम रक्त, वही ब्लड 2 बार हृदय में आ रहा है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम क्या है? द्विपरिसंचरण तंत्र है। एक नाम तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, दूसरा नाम द्विपरिसंचरण तंत्र है। और ध्यान देंगे, इसे एक और नाम दिया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसका नाम है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि ये हृदय जब ऐसे बंद होता है, वॉल्व खुल, मतलब जब ये ऐसे संकुचन प्रकुचन का काम करता है, तो इसमें जो ये वाल्व लगे हुए हैं ना, ये वाल्व जब बंद होते हैं, जब या खुलना शुरू होते हैं, जब बंद होना शुरू होते हैं, और जब बंद हो जाते हैं तो आवाज निकलती है। क्लियर है? तो आप देखिए, जब आपका हृदय धड़कता है, आप कान लगाइए, है ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपका हृदय जो है धड़क रहा होता है, आवाज आ रही होती है ना। तो उस धड़कन के समय, जो धड़कन है, मतलब उस समय आवाज आती है। 2 आवाज आपको सुनाई देती है और 2 आवाज आपको सुनाई कान से नहीं देती है। कुल मिलाकर 4 आवाजें निकलती हैं। S1, S2, S3, S4। S1 को लब कहा गया, LUVV, LOVE मत समझ लेना, हाँ, LUVV लब, और डब, DUPP डब, लब डब, लब डब। ये 2 आवाज S1 S2 है, और S3 और S4 2 और आवाजें हैं। ये दोनों आवाजें आपको नहीं सुनाई देती हैं, पहली दोनों आवाजें आपको सुनाई देती हैं। वो आवाज चारों कौन सी हैं, ये भी आपके इम्तिहान में पूछता है। ध्यान दीजिए, आप अगर गेट कभी बंद करते हो तो देखिए, जब आप गेट बंद करना जैसे ही शुरू करते हो, तैसे ही कुछ आवाज आती है, लंबी, मतलब मरमराने की आवाज शुरू हो जाती है। और जब आप गेट बंद कर लेते हो, पूरा ऐसे बंद होता है, जब एक बार बंद होता है तो एक आवाज आती है। ठीक, 2 आवाज। एक शुरुआत में ही आई, जो शुरू किया जाने लगा तभी एक आवाज आई। तो देखिए, जो लब है, लब ये जब शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू होता है, तो एक आवाज आती है, लंबी सी आवाज है, उसे लब कहते हैं। सिकुड़ने के प्रारंभ में ही आती है। और बोलता है कि जब निलय सिकुड़ करके बंद हो जाता है तो एक आवाज आती है, जिसे डप कहते हैं। और ये तीखी आवाज होती है, छोटी आवाज होती है। ठीक है, ये 2 आवाज आपको सुनाई देती है। और बोलता है कि जब ये निलय भर जाता है, जब ये फुल हो जाता है रक्त से, तो एक आवाज आता है जो S3 होता है। और S4 बोलता है कि जब ये सिकुड़ता है तो उसे S4 कहते हैं। तो ये 4 तरह के आवाज आते हैं। बात समझ आ रहा है हमारी? ये 4 तरह के आवाज आते हैं। ये चारों आवाज आपको ध्यान में रखना है, इम्तिहान में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेसिकली आपने आज की क्लास में जो पढ़ा हुआ है, उसको आपको हम एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे, पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है आपको। रक्त का प्रमुख काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है रक्त। उसके लिए जो मेन हब है, जो सेंट्रल यूं कहें कि पंपिंग स्टेशन है, वो हार्ट है। रक्त हार्ट में आता है। अशुद्ध रक्त दाहिने साइड आता है, और वो फिर यहां से निकल के फेफड़े में जाता है, शुद्ध होता है, फिर बाएं साइड में आता है। बाएं साइड से फिर रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में जब ये जाता है तो जिसको जहां पे जरूरत है वो उसको मिल जाता है। क्लियर है? इस पूरे में धमनी, सिरा और लसिका का प्रमुख काम होता है। ठीक है, तो धमनी का तंत्र, सिरा का तंत्र और लसिका का तंत्र, साथ में जो रक्त लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, जो इसमें कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, है ना, जो इसमें प्लेटलेट्स हैं,
वो क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या संगठन है इस ब्लड का, हमें उसे भी पढ़ना है, वो भी हमारे इम्तिहान में आता है। तो रक्त संगठन, धमनी सिस्टम यानी आर्टरी सिस्टम, सिरा तंत्र और लसिका तंत्र भी हमें पढ़ना है। क्लियर है? ध्यान दें, मेरी बात को समझें कि जो मैं कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को अगर आप ABCD करके आंसर देते हो तो वो आंसर स्पैम में चला जाता है और वो कमेंट दिखता नहीं है। ठीक है? तो उपाय यह है कि आप A ना लिख करके, आप अगर आंसर दे रहे हैं A लिखने के बाद जो उस लाइन में लिखा हुआ है वो भी लिख दीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि वो स्पैम में नहीं जाएगा और आंसर हमें दिखेगा। क्लियर है? आप इस फिगर को बना लीजिए। नोट्स मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि जो नोट्स टाइप करने वाले हैं, जो नोट्स टाइप करते हैं इस लॉकडाउन में मेरे साथ नहीं है ना। उनके ना होने से नोट्स टाइप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं आपको नोट्स नहीं दे पा रहा हूं। ध्यान दें, आप डेट बाय डेट बेसिस पर आप फिगर बनाते रहिए और मैं डेट बाय डेट बेसिस पे जिस डेट को जो पढ़ाया गया था उस डेट का मैं नोट्स आपको अपलोड करूंगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये आपका जो है बेसिक चीज है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, आपको लगता है कि पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही है, आपके काम लायक हो रही है, जो आपको सफल बना सकती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि जो पढ़ाया जा रहा है काफी मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको लगता हो कि सामने वाला मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप